निश्चित रूप से मुस्लिम टर्न आउट हुए। उनको लगा कि तारिक अनवर सिर्फ जाति के नाम पर, सिर्फ समुदाय के नाम पर जीत रहे हैं और यहाँ क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। दुलाल चंद गोस्वामी की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि वो दिल्ली के बाद पटना नहीं, सीधे एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनकी गाड़ी वहां लगी रहती है कटिहार के लिए। कटिहार में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अशोक चौधरी की भी भूमिका बड़ी है। इमाम के प्रचार में खुद ओवैसी का आना, आप समझ सकते हैं कि ओवैसी को मुस्लिम कितना मानता है, और 70% मुसलमान यहाँ वोटर हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात भारत लाइव के साथ। आप लोगों ने तो जो कल 5 सीट पर जहां चुनाव होने हैं उसके बारे में तो काफ़ी चर्चा सुनी होगी, काफ़ी डिबेट देखा होगा, काफ़ी डिबेट सुना होगा, वो सब चीज़ें अलग है। लेकिन आज जो हम चीज़ लेके आए हैं आपके साथ, जो आखिर उन 5 में से 4 ऐसे क्षेत्र हैं, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और पूर्णिया, जहां यादव और मुस्लिम वोटर जो है वो निर्णायक भूमिका में है। और वो आखिर किसके साथ है, क्योंकि इन 4-5 सीटों पर जेडीयू खड़ा है। जेडीयू भी दावा करती रही है जो वो मुस्लिमों के लिए काम उन्होंने किया है। तो अब देखना है जो यादव और मुस्लिम वोट अब किनके साथ है। कहीं 24 घंटा पहले कुछ मूड तो नहीं चेंज हो रहा हो। हम समझेंगे बाबा से इन सभी सीटों के बारे में बारी बारी से, जो आखिर क्या है वहाँ के वोटरों का मूड, खास करके यादव और मुस्लिम वोटरों का मूड। बाबा, पहले उठाते हैं कटिहार से। कटिहार में भी लगभग काफ़ी संख्या में मुस्लिम हैं और वहाँ गोस्वामी 2 बार से, दुलाचंद गोस्वामी 2 बार से वहाँ पे वो आए हैं। तारिक अनवर पहले कभी 2-3 बार जीत चुके हैं, पिछले 2-3 बार से हार रहे हैं। तो वैसी स्थिति में फिर तारिक अनवर पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। तो क्या लगता है वो मुस्लिम वोट को खींच पाएंगे? देखिए चंदन जी, आप तो लंबे समय से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं और पॉलिटिकल बीट आपका रहा है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ पिछले 4-5 दिनों में कि भारत लाइव के दर्शक जो हैं आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आपके स्पेशल शो का भी मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह से भीतर की बात को निकाल करके आप रख रहे हैं। तो मेरी भी इच्छा हुई कि आपके साथ एक मुद्दे की बात कर लें हम लोग, क्योंकि हम जो खबर कर रहे हैं उसके ठीक 12-13 घंटे के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। और वोटिंग जब शुरू होगी तो आखिर वोटर किधर वोट करेंगे। और इस 5 सीटों में नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है, दांव पर कांग्रेस की भी प्रतिष्ठा फंसी हुई। 9 ही सीट मिला है, 3-3 सीट पर उनको लड़ना है चुनाव। अगर ये 3 सीट पर वो जीतते हैं तो क्या होगा, हारते हैं तो क्या होगा। इसके अलावा 2 सीटों पर खुद तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा फंसी हुई है। उन्होंने अंतिम समय में एक फैसला लिया है। एक फैसला लालू प्रसाद ने लिया बांका में, तो दूसरा फैसला उन्होंने लिया पूर्णिया में कि पप्पू यादव के विरुद्ध हम अपना एक मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने जातीय समीकरण बिठा करके वहां उम्मीदवार उतारा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ निर्णायक कौन है, तो यहाँ यादव और मुस्लिम निर्णायक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एनडीए जो चुनाव लड़ने जा रहा है चंदन जी, उसमें उसकी लड़ाई सबसे मजबूत गढ़ में है। यहाँ का इतिहास रहा है कि किशनगंज ने तो एक बार सिर्फ मौका दिया है, वो भी हो सकता है गलती से हो गया, नहीं कभी कभी छूट जाता है कुछ चीज। आपने बात किया कटिहार का। कटिहार की अगर बात करें तो दुलाल चंद गोस्वामी गैर मुस्लिम है, मुस्लिमों की संख्या वहां ज्यादा है। तारिक अनवर लगातार जीतते रहे, पिछली बार भी तारिक अनवर थे, तो फिर दुलाल चंद गोस्वामी क्यों जीते? निश्चित रूप से मुस्लिम टर्न आउट हुए। उनको लगा कि तारिक अनवर सिर्फ जाति के नाम पर, सिर्फ समुदाय के नाम पर जीत रहे हैं और यहाँ क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से आते हैं, हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं दिल्ली, 5 साल के बाद फिर हेलीकॉप्टर पकड़ते हैं और चले आते हैं। और दुलाल चंद गोस्वामी की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि वो दिल्ली के बाद पटना नहीं, सीधे एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनकी गाड़ी वहां लगी रहती है कटिहार के लिए और बिना कुछ सोचे कटिहार जाते हैं। कई बार मेरी मुलाकात उनसे हुई, मैं मिलना चाह रहा था उनसे, जानना चाह रहा था। चूंकि आप जानते हैं पत्रकार होने के नाते हम लोग की उत्सुकता बढ़ जाती है जब किसी नेता को हम लोग काम करते हुए देखते हैं, क्योंकि ये तो ट्रेंड अब रहा नहीं। पहले होता था कि नेता क्षेत्र में जाते थे, काम करते थे और बहुत तरह की बातें हम लोग का डायरेक्ट कनेक्शन था। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ फोन पर ही हो जाता है। कटिहार में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है
उसमें अशोक चौधरी की भी भूमिका बड़ी है। अशोक चौधरी दलित समाज से आते हैं, जदयू के एक बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार का राइट हैंड उनको कहा जाता है, और वो वहां के प्रभारी हैं। संपादक नमन मिश्रा जी वहां कैंप कर रहे थे, उस दौरान उनसे मुलाकात भी हुई। खास करके अगर कटिहार की बात करें तो कटिहार के लगभग 4 लाख के आसपास जो मुसलमान हैं, उनमें से अधिकांश लोगों ने, जब हमारी टीम उनसे पूछी कि भाई आप किस आधार पर वोट कीजिएगा इस बार, तो उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर वोट करेंगे, हम जाति के नाम पर वोट क्यों करेंगे, क्योंकि पिछले कई चुनाव से जो जीत करके आ रहे थे उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन दुलाल चंद गोस्वामी पिछले 4 साल में जो काम किए, वो काम सीधे हमारे घर तक पहुंचता है, हमारे संस्कार में बदलाव हुआ है, यहां तक कि हमारे रोजी रोजगार में बदलाव हुआ है। वो ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारा संबंध जो है बिहार के अन्य हिस्सों से के साथ साथ अलग अलग राज्यों से भी जुड़ रहा है, जहां हम व्यवसाय से भी जुड़ सकते हैं, और भी कई समस्याओं का लोगों ने उल्लेख किया। और दुलाल चंद गोस्वामी की तरफ उनका शिफ्ट होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कटिहार में MOI समीकरण जो है वो शिफ्ट हो रहा है। यादवों की बातें यहां करें तो एक पहलू ये भी है कि दुलाल चंद गोस्वामी की शादी जो हुई है वो यादव परिवार में हुई है, उसका फायदा उनको मिल सकता उसका भी है। फायदा उनको मिलना है, क्योंकि वो परिवार भी वहां का काफी माना हुआ परिवार है। तो ऐसी स्थिति में कटिहार में ये कहा जा सकता है कि MOI समीकरण जो है, जिसका दम्भ भरते हैं तेजस्वी यादव, वो यहाँ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी बातों से लग रहा है लबोलबाव यही है, जो MOI समीकरण में सेंधमारी कटिहार में निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ उम्मीदवार पर सब कुछ टिका हुआ है, क्योंकि पार्टी पर नहीं। बिल्कुल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर दुलाल चंद गोस्वामी की जगह पर दूसरी और सीटें जो चेंज हुई हैं, अगर दुलाल चंद गोस्वामी को नहीं उतारा जाता तो ये सीट निश्चित रूप से लूज कर जाती जदयू, इसमें कोई दौरा नहीं था। अब बात करते हैं कटिहार के बगल में है किशनगंज। जी, किशनगंज कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, कई बार से लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं जो कांग्रेस की स्थिति वहाँ पर पहले जैसी नहीं है। देखिए चंदन जी, जो 2019 के चुनाव को यदि हम बहुत गंभीरता से देखें, और एक पत्रकार होने के नाते हम लोगों ने 2019 के चुनाव को भी बहुत बारीकी से देखा था। हम लोगों ने जो वहाँ सर्वे कराया था, उस सर्वे में भी ये बात साफ नजर आ रही थी कि यहाँ लड़ाई सीधी नहीं होने वाली है। मोहम्मद जावेद और जदयू के बीच में, कांग्रेस और जदयू के बीच में जो वहाँ लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में एक तीसरा कोण पैदा किया था ओवैसी की पार्टी ने। अख्तरुल इमाम तब भी खड़ा थे और इस बार भी इस बार भी खड़े हैं। तीसरे कोण बना करके उन्होंने मोहम्मद जावेद के यानी कांग्रेस के जीत को बड़ा मुश्किल बना दिया था। और आपको याद होगा कि 40 सीटों में अगर सबसे अंत में किसी का रिजल्ट निकला था तो वो किशनगंज का, क्योंकि वहां अंतिम तक मामला फंसा हुआ था, एक एक वोट की गिनती हो रही थी। इतना टसल था कि यह कहना मुश्किल हो रहा था कि कौन जीतेगा। कभी अख्तरुल इमाम आगे, तो कभी जदयू आगे, तो कभी कांग्रेस आगे, और ये करते करते आखिरकार मोहम्मद जावेद वहां जीते। लेकिन इस बार परिस्थितियां बहुत बदली हैं। मैंने कई तस्वीरें देखी हैं। मोहम्मद जावेद जो है, हमारी टीम भी वहां गई हुई थी, हमारी टीम ने भी सर्वे किया है, उसमें मोहम्मद जावेद का ग्राफ बहुत गिरा है। अब हो सकता है कि जिस तरह से खुद राहुल गांधी आकर के और भागलपुर के मंच से उनको बुला करके और ये कहते हो कि नहीं भाई ये हमारे सबसे मजबूत दावेदार हैं, क्षेत्र में करेंगे। इन्होंने भी कहा है कि जो गलतियां हमसे हुई उसको सुधारेंगे हम। लेकिन इन सबके बावजूद मुजाहिद आलम को उतार करके कहीं ना कहीं इस लड़ाई को जदयू ने दिलचस्प ट्विस्ट दिया है, दिलचस्प बनाया है। अब यहाँ दिलचस्प बनने के साथ साथ अख्तरुल इमाम के प्रचार में खुद ओवैसी का आना, आप समझ सकते हैं कि ओवैसी को मुस्लिम कितना मानता है। और 70% मुसलमान यहाँ वोटर हैं, 70 से अधिक। तो 70% से अधिक जब मुसलमान यहाँ वोटर हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का रिजल्ट क्या होगा। लेकिन तीनों तो मुसलमान हैं, तो मुसलमान किस पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, ये एक फैक्टर यहां बनता है। तो यहां की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। लेकिन इस लड़ाई में कांग्रेस थोड़ा सा स्लाइड पिछड़ी हुई है, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है वो, मुस्लिम महिलाएं खास करके अगर देखा जाए तो कुछ वर्षों में जब से 3 तलाक वाला मुद्दा सामने आया है तब से उनका विचार बदला है। ठीक है, परिवार में है, परिवार की बात मानती हैं, लेकिन वोटिंग जब करने जाती हैं, ईवीएम का बटन दबाने जाती हैं, तो अचानक से उनका हाथ जो है स्लिप करने लगता है। तो एक फैक्टर ये भी है, यहाँ भी किशनगंज में भी। लेकिन मुस्लिम वोटर में ये कहा जाता है जो वो अंतिम समय में निर्णय लेते हैं। हो सकता है आज शाम तक वो कुछ बात करते हो, लेकिन कल जब, वैसे भी कल जुम्मा है,
और कटिहार, किशनगंज, भागलपुर वैसे इलाके, पूर्णिया जहाँ मुस्लिम की आबादी है और जुम्मे की नमाज भी लोग अदा करेंगे, जहाँ लोग एक साथ मिलेंगे भी। हो सकता है उस मिलने के दौरान लोगों का दिमाग चेंज हो, बिल्कुल, माइंडसेट चेंज हो बिल्कुल, जाए, बिल्कुल, जो आज की बात हो सकता है कल वो ना करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए दो फेज होता है। एक फेज तो होता है, आपने सुना होगा फतवा शब्द, फतवा। ये फतवा मुस्लिम समाज के लोग, उनके जो धर्म गुरु होते हैं वो जारी करते हैं। वो पहले जारी करते थे, जारी किया जमा करते मस्जिद थे से कि आप फलाने को वोट दीजिए। और उनके यहाँ आप देखे होइएगा कि अलग अलग दल के लोग जाकर के उनसे आग्रह करते थे और उन्हें विनय करते थे। सबके यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप उनके धर्म गुरु के पास चले गए, वहां उनको आप संतुष्ट कर लिए तो फतवा जारी हो जाता था। अब ये परिस्थितियां नहीं है। मुस्लिम युवा भी ये समझ रहे हैं कि हम कहाँ मुश्किल में फंस रहे हैं, हम मुख्य धारा से अलग होते जा रहे हैं, हम पर अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि हम भी अपने आप को प्रमोट करें। IAS IPS आप देख लीजिए, शिक्षक के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षण के क्षेत्र में तो अच्छे खासे मुस्लिम युवा बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत नाम है उनका। इन सारी बातों को लेकर के आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि 2 शिफ्ट में ये वोट होगा। पहला शिफ्ट होगा जो आज रात में चर्चा होगी उस पर, और दूसरा इस रात की चर्चा के बाद जो 12 बजे तक जो वोटिंग का पैटर्न रहेगा, उसके बाद 1 बजे 1:30 बजे के बाद जब नमाज जब पढ़ लिया जाएगा तो उसके बाद जो ग्राफ आएगा इन 5 क्षेत्रों का, उसके आधार पर एक फैसला किया जाएगा और तय किया जाएगा कि हमको और कितना एग्रेशन में आना है, कितना एग्रेसिव वोट करना है। निश्चित रूप से यहाँ भी फैसला दिलचस्प होने वाला है। पूर्णिया की बात तो सबसे अंत पे करेंगे क्योंकि हॉट सीट है। उससे पहले भागलपुर की बात कर लेते हैं। भागलपुर में भी अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। भागलपुर काफ़ी जाना जाता है। वहाँ इस बार कहा जा रहा है जो अजीत शर्मा के आने से मामला दिलचस्प हो गया है। इतना मतलब जेडीयू के लिए केक वॉक नहीं है, मतलब कि आसान सी जीत नहीं है। तो आपको क्या लगता है जो क्या अजीत शर्मा टक्कर दे रहे हैं? क्योंकि उसमें 1-2 फैक्टर और है। बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कटना, बक्सर अश्विनी चौबे का कार्य क्षेत्र रहा भागलपुर, उनको फिर से अपने आप को एस्टैब्लिश करना होगा कहीं, तो वो चाहेंगे जो फिर से दोबारा भागलपुर आए। आप जो जानना चाहते हैं मैं समझ रहा हूं कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। आप जानना ये चाह रहे हैं कि क्या जदयू और बीजेपी भागलपुर में एकजुट है? हाँ, क्योंकि अश्विनी चौबे का सीट खाली होना और उनके पीछे एक लाइन लगा करके भाजपा के लोगों का खड़ा होना, चाहे शाहनवाज हुसैन हो या फिर अश्विनी चौबे हो, उनके बेटा अरजीत शाश्वत हो जो कि वहां से विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, उसी अजीत शर्मा से हारे हैं, तो वो भी क्या अजीत शर्मा की जीत ज्यादा पसंद करेंगे? ये एक बड़ा फैक्टर है। तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि जो मैं देख रहा हूं 2015 का जो चुनाव हुआ था उसमें अरजीत शाश्वत और अजीत शर्मा में टक्कर हुई थी। 10-12 हजार वोटों से अंतर से अरजीत शाश्वत हारे थे। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है तो आपने देखा होगा अश्विनी चौबे गुस्से में भी थे उनका टिकट कटने से, उन्होंने कहा भी था, बात है कोई भी गुस्से में निश्चित रूप से। तो इन सब के बाद अब भागलपुर में एक पेच जरूर फंसा हुआ है और यहाँ के मुस्लिम वोटर जो है वो आरजेडी के कारण नहीं कि आरजेडी का MOI समीकरण है उसके चलते वोट करें, यहाँ के मुस्लिम इसलिए वोट करेंगे कि भागलपुर में एक बदलाव हो। अजीत शर्मा वहां के लोकल हैं, 2 बार विधायक बने हैं, उनकी बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते थे लेकिन उन्होंने इनकार किया, उसके बाद से खुद मैदान में उतरे हैं। और अजीत शर्मा के बारे में कहा जाता है कि वो अपने क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र के लोगों से उनकी बातचीत होती है, जितने दिन से विधायक हैं उतने दिनों से बहुत सारी बातें की है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अश्विनी चौबे ने भी, भले ही वो बक्सर से विधायक रहे हों, लेकिन भागलपुर के लिए बहुत कुछ जो ऐसी चीजें हैं, भागलपुर से भी लंबे समय तक वो रहे विधायक, वहां के लिए भी उनके पुत्र जो है अरजीत शाश्वत, आप देखिए सैंडिस कंपाउंड में जाकर के कितने कार्यक्रम उन्होंने किए, विश्व स्तरीय कार्यक्रम किए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि MOI समीकरण जो है वो इस बार एग्रेसिव वोटिंग करेगा और मौका मिला है तो उसका सदुपयोग करेगा। कहीं ना कहीं अजय मंडल का इस बार वहां पे और इससे भी बड़ा बात एक है कि अजय मंडल जो है उनका विरोध उनकी पार्टी में ही खड़ा है। कई ऐसे, गोपाल मंडल की बात कर लें, इसके बाद आप ये आपने देखा कि शैलेश मंडल, हुलम मंडल जदयू में चले गए। तो ये सारी चीजें लेकर के शैलेश मंडल आखिर क्यों गए? अगर MOI समीकरण का वोट उनको मिल ही जाता तो उनको क्या जरूरत थी, पिछला चुनाव हारे हैं वो। तो ये सारी प्रक्रिया और सारे समीकरण मिल करके एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार MOI जो है वो
थोड़ा सा हिला डुला हुआ नजर आ रहा है और जीतने वाले कैंडिडेट पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ अजय मंडल के लिए मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। मतलब एज में है अजित शर्मा। हाँ, आइए अब सबसे हॉट सीट जो है, कल की सबसे हॉट सीट पूर्णिया में आज सुबह से ही बवाल चल रहा है। जी। 10 लाख रुपया बीमा भारती के पीए के पास से पकड़ाया। अभी कहा जा रहा है जो पप्पू यादव की गाड़ी तलाशी ली गई उसमें से भी कुछ कैश बरामद हुआ। 4 गाड़ी की काफिला के साथ वो पकड़े गए हैं, वो धरने पर बैठ गए हैं। मतलब बहुत तरह तरह की तेजस्वी ने जाके कह दिया इंडिया नहीं तो एनडीए। बाद में वो सफाई दे रहे हैं जो यहाँ देश में 2 ही धारा है, फलना चिलना, मतलब बहुत तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन अब आपके हिसाब से क्या लग रहा है जो मतलब वहाँ का जो वोटर है वाई वोटर, एमवाई वोटर, वो पप्पू के साथ है कि बीमा के साथ, कि लालू के साथ है? बीमा मतलब लालू प्रसाद। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये सीट इसलिए 40 सीटों में हॉट हो जाती है और 40 सीट छोड़िए ना, 543 सीटों में अगर सबसे ज्यादा किसी सीट की चर्चा शुरू से लेकर के आने वाले 7वें चरण तक होगी तो वो है पूर्णिया की सीट। पूर्णिया कई कारणों से ज्यादा जाना जाता है। पहला तो यहाँ से सारे रास्ते खुलते हैं दुनिया भर में जाने के। यहाँ से बगल में बंगाल है, बगल में नेपाल है, तो कहीं ना कहीं एक रास्ता है, एक पाथ है जहां से इंडिया में प्रवेश आप कर सकते हैं। तो एक तो महत्वपूर्ण इसका इसलिए है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि पप्पू यादव कोई अनजान चेहरा वहां नहीं है। कई बार वहां चुनाव जीत चुके हैं, निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। एक बार फिर से प्रकृति या कहा जाए तो उनके फेट ने, भाग्य ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि वो बेचारे उतरने वाले तो कांग्रेस की तरफ से थे, लेकिन उतरना पड़ा उनको फिर से निर्दलीय। मजबूर हो गई कांग्रेस लालू के सामने। लालू प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, इनको नहीं देना है टिकट, सिंबल नहीं देना है। पप्पू यादव ने दावा किया है कि अगर है हिम्मत तेजस्वी यादव में तो वो मुझे कांग्रेस से निकाल करके दिखाएं। मैं कांग्रेस का सदस्य हूं, आगे भी रहूंगा और इस चुनाव के बाद मैं दिखाऊंगा कि कांग्रेस कैसे बिहार में स्टैंड करती है। तो ये आप समझ लीजिए कि चुनाव के बाद भी बहुत कुछ होना है और ये कारण है कि आप समझिए मुस्लिम वोटर इंतजार कर रहा है कि कांग्रेस कब थोड़ा सा पंख फैलाए, क्योंकि मुस्लिम वोटरों के लिए जिस तरह से आपने देखा राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही इस देश की संपत्ति को लेकर के, जो बातें सामने आई, एक्सरे करेंगे, ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक मुस्लिम समाज के लिए कुशन का काम तो जरूर कर रहा है ना। भले ही जो अधिसंख्यक हैं जहां भी हैं वो इस बात से इनकार करें या इस पर डिबेट करें, लेकिन ये जो सीमांचल का क्षेत्र है ये तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है एकदम। और यहाँ के लोग तो निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि राहुल गांधी फ्रेम में रहें और हमारे नेता के रूप में रहें। कांग्रेस पहले भी कांग्रेस का साथ रहा है मुस्लिमों का। जब कांग्रेस थोड़ा कमजोर हुई तो लालू प्रसाद ने उसको एडॉप्ट कर लिया, लेकिन अब ये समाज किसी के गोद में बैठ करके काम करने वाला नहीं है। ये अपना नेता अपने खुद चुनना चाहता है, चाहे वो जिस जाति, जिस समुदाय, जिस पार्टी का हो, वो नेता उसके साथ खड़ा हो समय पर, उसके दुख सुख में साथ दे। आपके बात से ये मतलब निकाला जाए जो मुस्लिम वोट पर पप्पू का कब्जा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नहीं, हमारी टीम ने सर्वे किया है, मैंने कई चैनलों का सर्वे, बड़े बड़े चैनलों का सर्वे देखा है। मैं यहां तक देख रहा हूं कि पप्पू यादव के भीड़ में कौन लोग खड़े हैं। ये सब कुछ देख करके साफ साफ लग रहा है कि चाहे किसी भी जाति, बिरादरी, समुदाय के लोग हों, सभी के सभी। तो क्या यादव में सेंधमारी कर पाएंगे पप्पू? बिल्कुल, यादव में तो सेंधमारी। आपको बता तो रहे कि पप्पू यादव, जो मेरी जानकारी है कि पप्पू यादव के चुनाव लड़ने, उनके वोटिंग होने और रिजल्ट निकलने 4 तारीख को निकले, उससे पहले पप्पू यादव के स्वागत में पूरे बिहार के 40 सीट के यादव इंतजार कर रहे हैं कि पप्पू यादव अपने चुनाव खत्म करके और हमारे क्षेत्र में हम उनका स्वागत करेंगे। इसका मतलब लेकिन यादवों के नेता तो लालू यादव जाने जाते हैं बिहार में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन लालू यादव कब तक? उन्होंने कोशिश किया कि तेजस्वी यादव को यादवों का नेता बना ले। लालू यादव की खासियत नहीं, लेकिन एक बात तो है, जिस हिसाब से 3 महीना पहले तेजस्वी को सत्ता से बेदखल किया गया, उसको लेकर के यादवों में रोष है। अब वो रोष कहीं वोट के रूप में इस लोकसभा चुनाव में कन्वर्ट ना हो जाए, ऐसा आप मानते हैं कि नहीं? देखिए चंदन जी, जो आप बात कर रहे हैं उस बात को हम काटेंगे भी नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने आप को प्रूफ किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक छात्र जो बहुत ज़्यादा तैयारी करता हो और परीक्षा में जाकर के प्रश्न का हल नहीं कर पाता हो, आंसर नहीं दे पाता हो, तो उसे कितने नंबर आएंगे? नहीं आएंगे। निश्चित रूप से नंबर नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव के साथ यही दुखद रहा है। लालू प्रसाद को आपने सुना है ना, जब मंच पे चढ़ते थे तो कहते मैं भैंस का सींग पकड़ के चढ़ जाता था। लालू प्रसाद रास्ते में जाते थे, किसी गौशाला में रुक जाते थे, कहा हो भैंस तहार कतना में किन रहा।
विधाता की तरह 10 किलो दूध वो देते जमीन से जुड़े हुए थे। यानी कि वो इस तरह से एक्ट किया करते थे, इस तरह से लोगों से जुड़ते बाप थे। बेटा में उनके- अंतर यही लग रहा है, जो लालू यादव जमीन से जुड़े, तेजस्वी एसी कल्चर के नेता। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, और ये कल्चर से बाहर निकलने की वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रम नहीं पा रहे हैं। लालू का दरबार लगता था, लालू के यहाँ लोग आते थे, हर कोई को फ्री था कि मतलब आप अगर बाबा आइए। आपकी बात करें तो लबोलबाब अंतिम बात यही है, जो लालू यादव 42 डिग्री में भी सड़क पर रहते थे जी, और तेजस्वी यादव 20 डिग्री से निकलना नहीं चाहते हैं। चुनाव में निकलता है। इस चुनाव में प्रचार करने के लिए निकलते हैं। तो आप सुन रहे थे बाबा को, बाबा एकदम अच्छे तरीके से बता रहे थे जो कैसे कैसे 4 सीटों पर मुस्लिम और यादव वोटरों का बंटवारा हो रहा है और किसके पक्ष में कौन लोग वोट दे रहे हैं। और एक तरह से वो तो अब 4 तारीख को बताएगा, 4 जून को इसका फैसला बताएगा जो कौन कहां से जीता, किसको कितना वोट मिला। वैसे कल शाम 5 बजे तक इस सीमांचल क्षेत्र में वोट का प्रतिशत जरूर ये बता देगा जो हवा किसकी ओर है। नमस्कार, आप देख रहे थे मुद्दे की बात। अगली मुद्दे की बात के लिए इजाजत दीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।